नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में। मैं हूं अनुरिता सक्सेना। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव शरीर बहुत सारी हड्डियों और उनके जोड़ों से बना हुआ है और ये हमें हमारी रोज़ की दिनचर्या को सुचारू रूप से चलाने में बहुत सहायता करते हैं। सोचिए कि अगर इन जोड़ों में दर्द होने लगे तो हमें रोज़ कितनी परेशानी होगी। और ऐसा होता भी है, हमारे जोड़ों में दर्द होने लगता है, सूजन भी आ जाती है और इसी अवस्था को या इस रोग को गठिया या आर्थराइटिस का नाम दिया जाता है। विश्व भर में गठिया जो है वो बहुत ही कॉमन एक बीमारी है और जिससे करोड़ों लोग ग्रसित हैं और परेशान हैं। गठिया या तो एक जोड़ या एक से अधिक जोड़ में सूजन और दर्द को दर्शाता है। कहा जाता है कि गठिया जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसमें बढ़ने लगता है और घुटनों में ये सबसे ज़्यादा होता है। वैसे तो गठिया एक आम बीमारी है, लेकिन ये लाइलाज नहीं है। अगर हम सही जीवन शैली को अपनाएं, सही खान पान रखें और सही इलाज करें तो इस रोग से मुक्ति पाई जा सकती है। और यही हमारे आज के स्वस्थ जीवन का विषय है, यानी कि गठिया का आयुर्वेद में उपचार। और इसके लिए सही और अच्छी जानकारी देने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया हुआ है डॉक्टर सुंदर शर्मा जी को, जो हैं डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल आयुष विभाग हिमाचल प्रदेश के। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो भी जानकारी आज यहाँ पर देंगे वो हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। तो मेरा सबसे पहला आपसे जो सवाल होगा डॉक्टर साहब वो यही होगा कि हम पहले तो ये जानें कि जैसे मैंने कहा कि घुटनों का रोग है, तो बट एक्चुअल में गठिया है क्या? ये तो आम भाषा में घुटनों का रोग कहते हैं, बट गठिया होता क्या है? जी मैम, अगर हम देखें तो हमारा शरीर जोड़ों से ही बना है जी। सिर से लेके हमारी गर्दन, हमारी पीठ या रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, हाथों और बाजुओं में सब जगह जोड़ ही जोड़ हैं जी। और टाइम के साथ साथ इसमें बदलाव भी आते हैं। पर्यावरण में हम रह रहे हैं, किस पर्यावरण में क्या हमारा खान पान है, उसका सारा असर इन पे पड़ता है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। बेसिकली गठिया का मतलब है किसी भी जोड़ में दर्द या सोजिश का होना जी। और उसके अलग अलग कारण हैं। तो वो एक जोड़ में भी जैसा आपने कहा हो सकता है और शरीर के बहुत सारे जोड़ों में भी एक साथ हो सकता है जी। तो डॉक्टर साहब, अगर हम ये जानने, जैसा आपने कहा कि गठिया एक जैसा हम लोग ने बात की, तो गठिया कितने प्रकार का होता है? हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि क्या ये एक ही जैसा ही होता है या अलग अलग तरह के रोग है? अगर हम इसके कारणों को देखते हुए इस बात को सुनिश्चित करें तो आज की डेट में गठिया बहुत ही ज़्यादा तरह का है। बहुत तरह का गठिया आजकल है जो हमारे देश विदेश में देखने में आ रहा है। बिल्कुल गठिया की बात लेकिन जो आमतौर पर जो ज़्यादा गठिया प्रेवलेंट है वो है सोसाइटी में, वो है 3 तरह का जी। जिसको हम बोलते हैं, एक तो आमवात जी, जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी कहते हैं जी। दूसरा संधिगतवात या संधिवात जी। जो ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है और इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। और तीसरा है गाउटी आर्थराइटिस जिसको हम गठिया अपना वातरक्त के नाम से जानते हैं। मतलब गाउट हो गया, ऑस्टियो आर्थराइटिस हो गया और रूमेटाइड आर्थराइटिस हो गया। ये 3। डॉक्टर साहब, अगर मुझे सही ध्यान है तो रूमेटाइड आर्थराइटिस का नाम सुन के लोग जो हैं वो थोड़ा सा घबराते हैं ज़्यादा। उसकी क्या वजह है? ये गठिया ऐसा है कि अगर ये लगातार बढ़ता गया, आपके शरीर में कंट्रोल में नहीं आया, तो ये आपके शरीर के काफ़ी हद तक बहुत सारे जोड़ों को भी अपने गिरफ्त में ले लेता है, अफेक्ट करता है और एक तरह से आपकी जो लाइफ है उसको बिल्कुल क्रिपल कर देता है। अच्छा, तो उसके आप बिल्कुल आपका जो पूरा लाइफस्टाइल बिगाड़ देता है, रहना सहना चलना फिरना आपका सारा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये बेहद खतरनाक किस्म का गठिया है। और दिल से भी कुछ संबंध है रूमेटाइड आर्थराइटिस का? अगर मैं कहूँ तो कहीं सुना था मैंने कि हृदय जो हमारा हार्ट है उससे भी इसका कुछ कनेक्शन है? नहीं? जी मैम, बेसिकली क्योंकि एक ऑटोइम्यून टाइप का डिसऑर्डर है जी। और ये ऑटो इम्यूनिटी जो है वो जोड़ों के अलावा बॉडी के और भी ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, जिसमें दिल भी एक ऑर्गन है। तो मतलब अगर रूमेटाइड आर्थराइटिस आपको हुआ है तो जोड़ों को तो असर करेगा ही, बट आपके बाकी अंगों को भी ये असर कर सकता है। संभावना पूरी रहेगी, पूरी संभावना रहेगी। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि अगर हम आम जो आपने कहा 3 आर्थराइटिस हैं, तो ये आर्थराइटिस कौन कौन से जोड़ों को सबसे ज़्यादा ग्रसित करती हैं? जो हमारा आम बात है जिसके हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहा है वो बेसिकली
हाथ पैर के छोटे जोड़ों से शुरू होता है जी। और धीरे धीरे अगर ये कंट्रोल ना किया जाए तो ये सारी बॉडी में यानी कि फैलता है। हाथ के जी, जो बिल्कुल। उंगलियों के जो छोटे छोटे जोड़ हैं उससे, या पैरों की जो उंगलियों के जो जोड़ हैं हाँ वहां जी, से, उनसे फिर बड़े जोड़ों की तरफ फैलता है जी। और उनको इन्वॉल्व करते हुए सारी शरीर में फैल सकता है अगर इसको समय रहते कंट्रोल में ना किया जाए। यानी कि अगर उंगलियों में दर्द हो रहा है तो उसको आम ना समझे, डॉक्टर के पास दिखा जरूर लें। बिल्कुल जी, ज़रूरी है। और आपने जो कहा दूसरा जो आर्थराइटिस है हमारा संधिवात, वो बेसिकली एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, उम्र के साथ साथ होने वाला है। अगर हम पुराने अपने रिकॉर्ड को देखें तो उसमें ये साफ लिखा है कि लगभग 40 साल की उम्र के बाद जी, हमारी बॉडी में डीजेनरेटिव चेंजेस शुरू होती थी और जिसकी वजह से ये बीमारी इस कैटेगरी के 40 से ऊपर के लोगों में होने की संभावना ज़्यादा रहती है। यानी कि इसको हम नेचुरल एजिंग प्रोसेस या एजिंग डिजीज भी कह सकते हैं। एग्जैक्टली। जी, लेकिन आज का जो रहन सहन है, खान पान है, लाइफस्टाइल हो गया है, उसकी वजह से ये देखा जा रहा है कि इवन 20s में भी बच्चों में जो है एजिंग डिसऑर्डर स्टार्ट हो गए हैं। जी, ये एक बड़ी जो खतरे वाली बात है और चेतावनी है एक हमारे समाज के लिए। जी। उस पे डॉक्टर साहब मैं बाद में आती हूँ, अभी हम बात कर लेते हैं वात रक्त की। तो ये कहाँ पर पाया जाता है ज़्यादातर? हाँ जी मैम, ये गाउट जो आपने कहा। हाँ, ये जो वात रक्त है, गाउट बेसिकली एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और अगर हमारे बॉडी में जो प्रोटीन का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए तो उससे हमारी बॉडी में एक यूरिक एसिड बनने लगता है। और आज बच्चा बच्चा जानता है कि यूरिक एसिड अगर हमारे ब्लड में बढ़ जाए तो उससे गाउटी आर्थराइटिस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। यूरिक एसिड बढ़ते ही हाथ पैर के जो छोटे जोड़ हैं या ये स्पेशली एड़ियों में बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है यूरिक एसिड के बाद, मुझे ऐसा जी मैम, बिल्कुल। जी। पर इसमें एक बात इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि हमारे ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ जाए तो उससे गठिया हो ही जाता है। जी, जब बढ़ा हुआ यूरिक एसिड हमारे जॉइंट्स में सोजिश या दर्द पैदा करता है तब वो सिम्टम सामने आते हैं, तब हम उसको बोलते हैं ये गाउटी आर्थराइटिस। अदरवाइज असिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया भी बहुत सारे लोगों में पाया जाता है। जी। यानी यूरिक एसिड ब्लड में तो बढ़ा हुआ होगा लेकिन वो जॉइंट्स को अफेक्ट नहीं करता, ऐसा भी बहुत से केसेस में तो देखा ये गया है। आपके अपने शारीरिक संरचना पर डिपेंड करता है कि बढ़ा हुआ यूरिक एसिड क्या गाउट में तब्दील होगा या नहीं होगा। जी बिल्कुल, जी, आपका है मेटाबॉलिक ना? सिस्टम बिल्कुल, जो आपका जी, अगर लाइफस्टाइल अगर अच्छा नहीं है तो हो सकता है, जी मैम। अच्छा है तो आप बच भी सकते जी हैं। मैम। तो डॉक्टर साहब अभी तो आपने बताया कि ये तीन प्रकार के हैं, और अभी आप ये कह रहे थे कि आर्थराइटिस जो है वो अब यंग लोगों में भी बहुत ज़्यादा पाई जाने लग गई है। तो क्या हम आर्थराइटिस को उम्र के हिसाब से भी उसका वर्गीकरण कर सकते हैं कि इस उम्र में, इस उम्र में और इस उम्र में, मतलब किस उम्र से शुरू होकर शुरू हो जाती है जी मैम। आर्थराइटिस? ये जो आम बात है, ये तो बेसिकली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो इसके लिए ऐसा कोई एज नहीं है। मतलब यंग बच्चों में भी हो सकता है बिल्कुल। और अगर यंग एज में ये हो जाए जी। तो खासकर हमारे लिए फ्यूचर लाइफ के लिए बहुत ही तकलीफ देह हो सकता है जी, कि हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। जी, जो जैसा मैंने आपसे कहा कि जो संधिगत बात है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वो एजिंग फैक्टर पे डिपेंड करता है और उसमें ये भी डिपेंड करता है कि जैसा मैंने कहा कि हमारा लाइफस्टाइल क्या रहा है, उसके हिसाब से भी हम लोग अपनी एजिंग को थोड़ा डिले भी कर सकते हैं और अर्ली भी कर सकते हैं जी। तो जैसा कि आजकल के मैंने आपको कहा कि लाइफस्टाइल में बच्चों में देखा गया है कि एजिंग जो है अर्ली एज में होने लग गई है, क्योंकि ना तो उनका सोने का टाइम है, ना खाने पीने का तरीका है, ना एक्सरसाइज करने का कोई रूटीन नहीं है, एक्टिविटीज भी नहीं है। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। तो उससे बड़ा फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक जो अपने सारा दिन बस कंप्यूटर और लैपटॉप के सामने बैठे रहेंगे, या मोबाइल फोन, डॉक्टर साहब आजकल एक नए आ गए हैं। और जो गाउट आर्थराइटिस है डॉक्टर साहब, उसकी भी कोई उम्र है या वो भी किसी उम्र में भी हो सकता है? नहीं, वो भी किसी उम्र में हो सकता है क्योंकि वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, हमारी बॉडी के उस पर डिपेंड करता है कि हम प्रोटीन को कैसे अपनी बॉडी हमारी यूटिलाइज करती है। तो वो एक एक जो सामान्य भ्रांति है कि गठिया जो है वो बढ़ती उम्र का रोग है, ऐसा लोगों को नहीं समझना चाहिए। और अगर कहीं पर भी आपके बॉडी में, बच्चों की भी बॉडी में अगर कहीं कोई दर्द है तो डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। जी मैम, इसके अलावा मैं कुछ और छोटी सी चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि मौसम के हिसाब से भी कई बार जोड़ों में दर्दें होती हैं कुछ लोगों को। जी, बरसातों में जैसे लोग कहते हैं कि अक्सर लोगों के दर्द हो जाता है, बरसात में या सर्दियों में इस तरह की बातें बड़ी कॉमन है। इसके अलावा इंजरीज आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं जी। तो जैसे हमारी एक्टिविटी हेक्टिक होती जा रही है, हम ज़्यादातर अपने व्हीकल्स पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो वो इंजरीज बहुत कॉमन होती जा रही हैं, तो उसकी वजह से भी आर्थराइटिस होने की संभावना रहती है। इसके अलावा
जो हमारा ये स्ट्रेस है काम का, तनाव। तनाव भी एक आर्थराइटिस की वजह है। तनाव से तो डॉक्टर साहब आप अगर आप देखें तो हर तरह की बीमारी का एक कहीं ना कहीं कारण जो है वो तनाव है। जी बिल्कुल। तो कारणों पे हम आते हैं आर्थराइटिस के कि इसके कारण क्या होते हैं और इसके लक्षण क्या हैं, मतलब आम कारण क्या हैं और आम लक्षण क्या हैं। जी मैम, जैसे मैंने आपसे अभी बात की कि इंजरी एक बड़ा कॉमन रीज़न है इसका। स्ट्रेस आपने कहा, स्ट्रेस मैंने कहा वेदर की वजह से हो जाता है, लेकिन वेदर वाला जो है वो एक कुछ एक प्रकृति के लोगों को होता है जी। और वो टाइम के साथ साथ ठीक हो जाता है। जैसे जैसे वेदर हमारा जाता है तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन वो किस उम्र में होता है, यंग एज में ज़्यादा है, एडल्ट एज में ज़्यादा है, वो भी हमें देखना पड़ता है इंसान की प्रकृति के अनुसार। वो आयुर्वेदा में जो वात पित्त कफ 3 तरह की प्रकृति जो बताई गई है उसके अनुसार ही होता है। तो इसके अलावा जो स्ट्रेस है वो आप देखते हैं आजकल हर बच्चे में स्ट्रेस है। आजकल सुसाइडल टेंडेंसीज कितनी बढ़ती जा रही हैं। आजकल तो छोटे से छोटे बच्चे को भी स्ट्रेस है डॉक्टर साहब। अभी मैं थोड़े दिन पहले एक 5 साल का बच्चा मेरे से कहा था आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, तो मुझे वाकई विश्वास नहीं हुआ कि 5 साल के बच्चे को क्या स्ट्रेस हो सकता है। लेकिन स्कूल के काम का स्ट्रेस था। 2 साल के बाद जो उनका स्कूल शुरू हुआ कोविड के बाद, तो स्कूल जाने का स्ट्रेस हो रहा था। जी बिल्कुल जी। और एक सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न आज की डेट में अगर देखें तो वो है ओबेसिटी। जिस हिसाब से स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में ओबेसिटी एक कॉमन फैक्टर है। बिल्कुल। और यही देर सवेर कहीं ना कहीं आर्थराइटिस की वजह बनता है। जी। तो डॉक्टर साहब लक्षण क्या समझने चाहिए? क्या इन तीनों आर्थराइटिस के कॉमन लक्षण है? जोड़ों में दर्द होना ही बेसिक लक्षण है या उसके अलावा भी कोई और लक्षण है? जी मैम, इसमें लक्षण तो जनरली कॉमन ही होते हैं, लेकिन वो थोड़ा बहुत वेरी करते हैं जिससे हमें आइडिया उसका लग जाता है। लक्षणों में एक तो है जोड़ों में दर्दों का होना, परसिस्टेंट जड़, हाँ जी, परसिस्टेंट दर्द। बिल्कुल जी। दर्द जो जोड़ हमारे अफेक्टेड होंगे उनमें लालिमा का होना, अच्छा, उनमें थोड़ा गर्माहट महसूस होना, वो एरिया गर्म हो जाता है, हाथ से छुओ तो गर्म लगे। जी बिल्कुल जी। और उस जोड़ से काम करने में तकलीफ होना, उसको छूने पे तकलीफ होना, दर्द होना, और वो हमारा बेसिकली जो काम है वो उस हाथ से नहीं हो पाता, सूजन हो जाना जो आप कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ, जोड़ की दर्द की वजह से तो वो जोड़ अपना काम नहीं कर सकता जिस काम के लिए वो बना है। तो डॉक्टर साहब क्या गठिया को मेडिकल क्लिनिकली भी इस्टेब्लिश किया जा सकता है या क्या कोई इसका ब्लड टेस्ट वगैरह भी कुछ होता है कि ब्लड टेस्ट में पता लग जाए कि गठिया हो रहा है, या सिर्फ ये जो हमारे सिम्टम्स हैं ऊपरी सिम्टम्स उसी से पता लगता है? नहीं मैम, बिल्कुल इसके लिए आज बहुत सारे लैब टेस्ट आए हैं और हम टेस्ट करवाते हैं, उसके बेस पे इसको कंफर्म करते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब अब हम चलते हैं, हमने गठिया के बारे में तो काफ़ी बातचीत कर ली, हमारे दर्शक समझ भी गए होंगे कि कितनी तरह की है और किस किस उम्र में होती है। तो अब हम चलते हैं जो हमारा आज का विषय है इसके उपचार के प्रति। तो आयुर्वेद में गठिया को किस तरह से देखा जाता है और इसके उपचार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब सबसे पहले क्या करना चाहिए? बेसिकली जो ये गठिया का उपचार है वो उसके कारण पे डिपेंड करता है जी। किस तरह का कारण है। तो जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम सबसे पहले यही डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि इसकी वजह क्या रही है और ये किस तरह का जोड़ों का दर्द है, गठिया किस तरह का है, और उसी के ऊपर ये सारा हमारा कारण डिपेंड करता है। बेसिकली जैसे हम आम बात की बात करें तो आम जो है वो हमारा आयुर्वेद के सिद्धांतों के हिसाब से जो हमारी अग्नि है, पेट की अग्नि भी है, जठराग्नि और धातुओं में भी अग्नि है, तो वो अग्नि जब कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है तो उससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाता है, जिससे शरीर में आम बनने लगता है। वो जो आम है हमारे शरीर के फंक्शंस को कहीं ना कहीं बाधित करता है, जिसकी वजह से ही आमवात की उत्पत्ति होती है। क्या मतलब हुआ डॉक्टर साहब? मतलब अंदर क्या, मतलब गैस बनने, क्या चीज़ बनने लग जाती है जैसे आपने कहा ना आम? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये कहा कि हमारा जो, जैसे आप खाना बनाती हैं तो एक अग्नि पे बनाती हैं, अगर अग्नि की एक प्रॉपर वो नहीं होगी, एनर्जी सिस्टम आपका जो है बॉडी का वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, बिल्कुल हो जाए, तो जो हमारा जो खाना पचना चाहिए वो ना पच के एक विष पैदा होता है जी, जिसको हम इनडाइजेस्टेड कुछ भी बोलते हैं, मटेरियल बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आम विष। ओके। तो वो जो विष है एक्चुअली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, हमारे ब्लड में सर्कुलेट होगा, हमारे जोड़ों में जाएगा और वहाँ पे एक्यूमुलेशन होने लगती है जी। तो एक्यूमुलेशन होने की वजह से वहाँ पे सोजिश आने लगती है। इस तरह के गठिए को हम आम बात कहते हैं। और इसमें जो बेसिकली हमारा जो ट्रीटमेंट का जो फोकस होता है, कंसंट्रेशन हमारी, वो इस आम को पचाने में ही होती है। यानी कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना है। अगर हम अपने आम वात को ठीक करना चाहते हैं तो हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पहले समझना होगा और फिर उसको ठीक करना। और डाइजेस्टिव सिस्टम ये सिर्फ पेट से रिलेटेड नहीं है जी। जैसा मैंने कहा कि अग्नि जो है धातुओं में भी होती है जी। तो जो हमारे जो पंच तत्व जिनसे हमारी शरीर बना है वहाँ भी अग्नि होती है। तो ये सारी 13 तरह की अग्नियाँ हैं जिसको हमें मैनेज करना है।
तो इसको हम बिल्कुल लाइटली ये नहीं कह सकते कि ये पेट से रिलेटेड है, जी। ओवरऑल सारी अग्नियों से तो रिलेटेड। उसमें जैसे आपने कहा डॉक्टर साहब कि तनाव है, लाइफस्टाइल है, वो सब इंक्लूडेड। डॉक्टर साहब कारणों में जैसे मुझे अभी ध्यान आया कि कारणों में क्या हम वंशानुगत कारणों को भी लेते हैं आर्थराइटिस में, कि अगर माँ बाप को है आर्थराइटिस तो क्या बच्चे को हो सकती है या होती ही है, ऐसा कुछ है? ये जो भी कारण है मैम, ये अलग अलग तरह के कारण हैं। जी कुछ एक कारण डेफिनेटली ऐसे हैं जिसमें वंशानुगत होता है, जी या फिर ऐसा भी देखा जाता है कि वंशानुगत न होने के बावजूद भी कि जिन पेरेंट्स को वो समस्या हुई है उनमें वो बच्चों को होने की संभावना जल्दी रहती है, जी लेकिन वो जेनेटिक ना भी हो तब भी एक पॉसिबिलिटी है। जैसे कुछ एक फैमिली कैरेक्टर्स ऐसे आते हैं जिनमें एजिंग अर्ली होने लगती है, तो उनके बच्चों में भी जो अर्ली स्टेज में एजिंग देखी गई है। मतलब गठिया वो बीमारी है डॉक्टर साहब की जो आपको अपने माँ बाप से भी मिल सकती है, और अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं रखेंगे तो आपको उससे खुद भी मिलेगी। हो जी जाएगी। बिल्कुल। जी तो उपचार में डॉक्टर साहब क्या क्या लोगों को अपना, अगर हम कहें तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बातचीत से कि अपना लाइफस्टाइल और अपना खान पान जो है वो सही करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बारे में बताएं कि हम खाने से पहले डाइट से शुरू करते, तो डाइट में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसका सेवन नहीं करना चाहिए आम तौर पे भी लोगों को, और अगर गठिया की शुरुआत हो गई है तो? इसमें एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि हर इंसान की प्रकृति अलग अलग है। जी तो और लाइफस्टाइल किसको बोलते हैं हम? राउंड द क्लॉक 24 घंटे, सुबह उठने से लेके रात के हम सोने तक। एक्सरसाइज क्या करते हैं, दिन में काम क्या करते हैं, खाते पीते क्या हैं, किस तरह की हमारी एक्टिविटीज़ रही हैं, हम जो है नींद कैसी है हमारी, और विचार कैसे हैं विचार हमारे? कैसे हैं, या बिल्कुल शरीर और मन वो दोनों एक साथ दोनों, जी। हैं। तो ये हर प्रकृति के अनुसार वेरी करता है, डिफरेंट। तो इसलिए मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि बेटर ये है कि हमारे जैसे सरकार ने इतनी सुविधा दी है हमारे स्टेट में, खासकर कि हमारे यहाँ 1250 के करीब हमारे हेल्थ सेंटर्स हैं, 1200 के करीब आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर्स हैं, 33 हमारे हॉस्पिटल्स भी हैं, तो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी हर जगह है। तो अगर आप अपनी प्रकृति को एक बार एनालाइज करवा लें और उसके अकॉर्डिंगली अपना लाइफस्टाइल बनाएं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि जैसे सोने की बात करें तो जो वात प्रकृति के लोग हैं उनको कम से कम 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है, और 8 घंटे की नींद ना लें तो दिन में बड़े अनकंफर्टेबल फील करते हैं, और ऐसे केस में उनको दिन में कम से कम आधा घंटा सोना बहुत ज़रूरी होता है अपने आप को फिट रखने के लिए। ये उनका लाइफस्टाइल है। लेकिन वहीं जो कफ प्रकृति के लोग हैं वो अगर 6 घंटे की नींद ले लें तो वो भी सफिशिएंट है, लेकिन अगर वो दिन में सोते हैं तो उनके लिए बेहद हार्मफुल है। तो डॉक्टर साहब जो मैं समझ पाई हूँ, और हम आई एम श्योर हमारे दर्शक भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे, कि आयुर्वेद इलाज कराने से पहले या कोई भी आयुर्वेदिक दवा खाने से पहले ज़रूरी ये है कि आप अपने निकटतम आयुर्वेदिक सेंटर पे ज़रूर जाएं, और आपकी प्रकृति क्या है, आपका शरीर क्या चीज़ चाह रहा है, वो आप एक दफ़ा सर्टेन करा लें, खुद भी समझ लें, और फिर आप डॉक्टर से सलाह करें। जी बिल्कुल, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम जनरल वे में देखें तो एक अच्छी नींद लेना, जी सुबह उठ के एक्सरसाइज करना, प्रॉपर सुबह भी प्रॉपर टाइम पे आप उठें और एक अच्छी एक्सरसाइज करें अपनी प्रकृति के अनुसार। उसके बाद नेचुरल फूड, प्राकृतिक फूड लें, जो आजकल मार्केट में इतना रेडीमेड फूड आ रहा है उससे बचा जाए। फूड तो बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए जी, और रिफाइंड फूड जितना उससे भी बचा जाए। तो कोशिश ये करें कि थोड़ा सा मेडिटेशन कर लें, ताकि दिन भर की एक्टिविटीज़ है उसमें आपको पता नहीं क्या क्या स्ट्रेस झेलने पड़ेंगे, तो उसको पहले से आप बैलेंस करके चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इन चीज़ों में कभी कभी लोग जो है ना वो रिफाइंड फूड भी समझ नहीं पाते। बहुत से हमारे ऐसे साथी हैं जिनको नहीं समझ में आता, क्योंकि रिफाइंड फूड भी अब हमारे जीवन में एक बहुत ही आम हो गया है, बहुत ही कॉमन हो गया है रिफाइंड्स। तो रिफाइंड में हमारी सफ़ेद चीनी आती है, हमारा मैदा आता है, और आप किस चीज़ को रिफाइंड कहते हैं डॉक्टर? इससे जितनी बनने वाली चीज़ें हैं, मिठाइयाँ ज़्यादातर इसी रिफाइंड में आती हैं। जी, जो आपके रिफाइंड ऑयल्स जो हैं, बिल्कुल, जो पैक्ड फूड है वो सारा रिफाइंड में ही आता है। जी, तो मतलब तो कोशिश यही करें कि जो नेचर हमें दे रहा है नेचुरल फॉर्म में, एग्जैक्टली उसको फॉलो करें तो बहुत बढ़िया रहेगा हमारे मीठा खाएं तो गुड़ खाएं, हाँ जी, और घास फूस जो भी हमारे, जिसको हम कहते हैं, वैसे सब्जियों को घास फूस ही कहा जाता है डॉक्टर साहब, तो जितना भी पत्तेदार सब्जियां हैं उनको खाएं। डॉक्टर साहब डाइट जब की बात आती है तो वेज और नॉन वेज, यानी कि मांसाहार और शाकाहारी में हमेशा एक कंट्रोवर्सी रहती है। तो अगर हम गठिया की बात कर रहे हैं तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
हाँ, खासकर ये आपने जो बात की है कि हमारी जो इसकी इंटेस्टाइन्स की संरचना अगर हम देखें तो हमारी इंटेस्टाइन्स इस हिसाब से नहीं बनी है कि हम नॉन वेज फूड को खाएं। जी लेकिन क्योंकि नॉन वेज फूड जो है एक अच्छी डाइट मानी जाती है, क्योंकि कंप्लीट डाइट है एज सच, क्योंकि जिस भी बॉडी से लेंगे उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली वो सब चीज़ें ले चुकी है, तो उसको हम इजी फूड के रूप में ले लेते हैं। लेकिन हमारी इंटेस्टाइन इस हिसाब से नहीं बनी कि हम उसको नॉन वेज आइटम को खाएं। वेज आइटम्स हमारे लिए बहुत अच्छी हैं हमारी हेल्थ के लिए। तो प्रोलॉन्ग्ड अगर हम ये नॉन वेज आइटम लेते रहेंगे तो हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसान रहेगा। तो लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़े आवश्यकता के अनुसार कहीं बीमारी की अवस्था में वहाँ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक हमने गठिया की बात की है, ये यूरिक एसिड में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये बड़े साफ शब्दों में कहा गया है कि एक नॉन वेज और एक एल्कोहल, ये दोनों चीज़ें तो हमें हर हाल में अवॉइड करना ही करना है जी। तो इसके अलावा अलग अलग इंसान पे डिपेंड करता है कि कुछ चीज़ें हमें सूट नहीं करती, कुछ सूट करती हैं। जो चीज़ें सूट नहीं करती उसकी हम एक लिस्ट बना के रखें ताकि हमारा ध्यान इस पर रहे कि हम दोबारा उसको खाते हैं तो वो दोबारा गाउटी आर्थराइटिस डेवलप तो नहीं हो रहा। मतलब अगर हो रहा है तो नहीं हो हाँ रहा। जी, अगर हो रहा है तो उसको अवॉइड करना ही सबसे अच्छी इसका निदान है। डॉक्टर साहब, एक मैं आपसे थोड़ा हटके सवाल पूछ रही हूँ कि अक्सर ये देखा गया है कि महिलाएं जब मेनोपॉजल स्टेज से निकल रही होती हैं तो उनके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, अगर पहले नहीं भी हुआ है तो ये क्यों होता है डॉक्टर साहब? ऐसा क्या रीज़न है और इसके लिए वो क्या करें? ये तो हम लोग को पता है कि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा बॉडी में आपके विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो ऐसे में आयुर्वेद में क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे हमारी उन बहनों को जो इस वक्त ये तकलीफ़ झेल रही होंगी? जी मैम, ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। तो इसमें बेसिकली क्या है, जो हार्मोनल चेंजेस होती हैं उसकी वजह से जो हमारी बोन्स का कैल्शियम है वो उससे हड्डियों से बाहर निकलने लगता है, जिसकी वजह से हड्डियाँ जो हमारी खोखली होने लगती हैं और वो फ्रैक्चर भी हो सकता है और जोड़ों की दर्दें भी ज़्यादा डेवलप हो सकती हैं। गठिया महिलाओं में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बिल्कुल मैम, इसमें मैम कुछ चीज़ें एक नेचुरली हमें डाइट का तो ध्यान रखना पड़ेगा। डाइट और एक्सरसाइज ये दो बड़ी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। और डाइट में कुछ एक बड़ी कॉमन चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक प्लांट आता है शतावरी करके जी, और मुझे लगता है वो हमारे गांव में बड़ा फेमस है, हिमाचल में भी अवेलेबल है और बहुत लोग उसको जानते होंगे। वो जो ये लेडीज़ का जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है जी। तो इम्बैलेंस को बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। शतावरी ज़रूर खाएं, शतावरी ज़रूर खाएं और साथ में सोयाबीन एक बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, खाएं अपने रोज़ की डाइट में शामिल कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अलसी का बीज जो होता है, सीड जो होता है जी, अलसी हुए, तिल हुए हाँ जी, या मखाने जो हैं, अच्छा, ये भी कैल्शियम का इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो ये तो डॉक्टर साहब हमारे जो भाई लोग हैं वो भी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। मतलब बहनें तो ले ही ले, साथ में परिवार में अपने जो बुजुर्ग और अपने साथ के लोग हैं उनको भी खिलाएं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि गठिया में पंचकर्म का जो आजकल काफ़ी पॉपुलर हो गया है उसका क्या योगदान है? मतलब क्या आप उसके बारे में कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल मैम, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हमारे पूरे स्टेट में एक नेटवर्क बना हुआ है, उसमें हमारे 33 हॉस्पिटल हैं जहाँ पे पंचकर्मा चलता है। तो ये अलग अलग बीमारी के हिसाब से अलग अलग तरह की जो विधियाँ हैं वो हम प्रयोग में लाते हैं। गठिया में क्या ये लाभदायक होता है? जी बिल्कुल, लेकिन वो गठिया किस तरह का है और हमें क्या विधि लानी है वो एक डॉक्टर डिसाइड करता है। अब जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि जब सीवियर गाउटी आर्थराइटिस हो जाता है जो कि हमारे टोज़ में खासकर सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो उसमें हम जलौका यानी जो वो होती है लीच उसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। तो उसको करने से इन्फ्लेमेशन बहुत तेज़ी से इमीडिएटली दूर हो जाती है और विदाउट एनी साइड इफेक्ट। तो ये बड़ी, क्योंकि गाउटी आर्थराइटिस मुझे इसलिए दिखाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होती है इसमें, इसलिए ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जाता अभी समय की थोड़ी सी कमी हो रही है, लेकिन मैं चाहूँगी कि घरेलू इलाज का अगर आप एक दो कोई चीज़ें हमें बता दें कार्यक्रम ख़त्म करते करते। जी मैम, इसमें हल्दी और सौंठ ये दोनों चीज़ें बड़ी यूज़फुल हैं। अगर अश्वगंधा के साथ, अश्वगंधा भी एक बड़ा कॉमन, अश्वगंधा हल्दी और सौंठ का कॉम्बिनेशन आप लगातार लेते रहें, खासकर बरसात में और सर्दियों में। कच्ची हल्दी, अश्वगंधा और सौंठ, हल्दी का ड्राई सूखी हल्दी लेके पाउडर उसको पाउडर कर लें, घी में थोड़ा भून सकते हैं ताकि वो गले वाले में लगे नहीं जी। तो सौंठ, हल्दी और अश्वगंधा ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करता है। तो आपने डॉक्टर साहब हमें बताया कि हल्दी, अश्वगंधा और सौंठ सबके लिए, मखाने, तिल, अलसी के बीज और शतावरी जो है वो हमने ज़रूर खाना है और साथ में सोयाबीन का सेवन करना है। अच्छी डाइट लेनी है, खाना तभी खाना है जब हमारे भूख लगे
और व्यायाम जो है वो ज़रूर करना है। और अगर हम ये सारी चीज़ें फॉलो करते रहेंगे तो हम गठिया से बच भी सकते हैं। और अगर गठिया हो जाए तो आप अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं, अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर को अपना दिखाएं कि आपकी प्रकृति कैसी है और उसी के हिसाब से उनसे जो है वो दवाएं लें। तो ये बहुत अच्छी जानकारी आपने डॉक्टर साहब दी है। और इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त चाहेंगे और अगले हफ्ते फिर से एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।